तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग डिवाइस का हमारा 5th नंबर का पार्ट। और रीड 2022 इंग्लिश का हम ये कोर्स कर रहे हैं। रेगुलर हमारी क्लासेस आपको 11 बजे हमेशा मिल रही है। आज क्लास नंबर 5 है। लिंकिंग डिवाइस का 5 पार्ट हम करने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टिल और अनटिल। मतलब जो पॉइंट है टिल और अनटिल तक हमें समझना है। टिल और अनटिल दोनों का यूज कैसे किस प्रकार होता है जरा देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, थोड़ी सी नोट की है, आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है अनटिल, ठीक है जी। और टिल दोनों का मतलब तक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? तक होता है। अनटिल वैसे नॉर्मली इसका मतलब होता है तक नहीं, और इसका होता है तक। चलो समझते हैं। until and till कैन बी prepositions। ये दोनों के दोनों prepositions भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों conjunctions भी हो सकते हैं। मतलब इन दोनों का यूज एज ए preposition और एज ए conjunction दोनों के रूप में किया जाता है। देयर इज नो डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इन मीनिंग। मीनिंग के अर्थ में मतलब मीनिंग के रूप में इनका कोई विशेष अंतर हमको मिला नहीं बिटवीन until एंड till के अंदर। चलो सर ठीक है। फिर हमें बताया जा रहा है till इज मोर कॉमन। till का यूज ज्यादा कॉमन है कन्वर्सेशन के अंदर। बातचीत के अंदर हम टिल का यूज विशेष रूप से किया करते हैं। एंड इज नॉट यूज इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज नहीं करते। मतलब जैसे अपन किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं, किसी बड़े ऑफिसर को अगर हम लिखते हैं तो टिल नहीं अनटिल का यूज ज्यादा ठीक माना जाता है। इसका एक अर्थ होता है अप टू, मतलब किसी समय तक। किसी समय तक की बात इसमें की जाती है अनटिल की और टिल की, किसी समय तक। जैसे एग्जाम्पल्स में बताता हूँ, सुनिएगा, सारी बातें समझ में आएगी। कि वी वेटेड, हमने इंतजार किया, टिल 6:30, 6:30 बजे तक, फॉर यू, हमने तुम्हारा 6:30 बजे तक इंतजार किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर देखते हैं आगे लिखा हुआ है अप टिल 1918, मतलब 1918 तक विमेन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर औरतों को वर नॉट अलाउड, अलाउ नहीं किया जाता था टू वोट, वोट देने के लिए। ठीक है सर। और देखते हैं लिखा हुआ है फ्राई द अनियंस। फ्राई मतलब आपको जो प्याज है उन प्याज को फ्राई करना है। कब तक करना है? टिल दे स्टार्ट टू कलर, जब तक कि उनमें कलर आना ना लग जाए, जब तक कि उनके कलर में चेंजनेस नहीं आने लग जाए, तब तक आपको उनको फ्राई करना है। फिर हमें बताया जा रहा है आई थिंक। क्या बोला जा रहा है? आई थिंक। हाँ, आई थिंक आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, बट आई वॉन्ट कमिट, लेकिन मैं कमिट नहीं करता, मैं कहता नहीं हूँ माई सेल्फ, अपने आप को। मतलब आई कैन, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, बट आई वॉन्ट कमिट माई सेल्फ, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकता। कब तक कमिट नहीं कर सकता? जब तक कि आई नो फॉर श्योर, जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं। जब तक कि मैं क्या हो ना हो जाऊं, श्योर ना हो जाऊं किसी चीज के लिए, जिस जिस चीज की ये बात करना चाह रहा हूं। देखते हैं। आई विल कीप योर कंपनी, हमें बताया जा रहा है कि आई विल कीप योर कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर, कीप मतलब बने रहूंगा। आई विल कीप योर कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी में बना रहूंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। कब तक साथ में रहूंगा? टिल द ट्रेन कम, जब तक ट्रेन आती है। जब तक ट्रेन आती है तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। फिर हमें बताया जा रहा है आगे इसी के अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब क्वेश्चन से ही हम लगभग पढ़ते हुए चल रहे हैं। लिखा हुआ है मिस एडवर्ड्स, मिस एडवर्ड्स करके कोई लेडी है, वो बोल रही है मिस एडवर्ड हैज कन्फिस्केटेड माय कॉमिक्स, कि मिसिस एडवर्ड ने कन्फिस्केट कर लिया, मतलब छीन लिया है, ले लिया है, माय कॉमिक्स, मेरी कॉमिक्स ले लिए। कब तक ले लिए? कब तक ले ली है मेरी कॉमिक्स को उसने? टिल द एंड ऑफ टर्म, टर्म के एंड होने से पहले 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 तक उन्होंने मेरी कॉमिक्स ले ली। फिर बताया जा रहा है, अब थोड़ा सा अंटिल के वर्ड्स देख लेते हैं। अंटिल में हमारे क्या मीनिंग्स निकल रहे हैं। कि सर सी वेटिड, उसने इंतजार किया। सी वेटिड, उसने इंतजार किया, अंटिल हर कॉफी हैड कूल्ड, जब तक कि उसकी कॉफी ठंडी नहीं। अंटिल का मतलब नहीं भी निकलेगा। अंटिल का मतलब क्या निकलेगा? इसमें नहीं का अर्थ भी हमें देखने को मिलेगा। कि जब तक कि उसकी कॉफी ठंडी ना हो गई हो, बिफोर टेकिंग ए सिप, सिप का मतलब होता है चुस्की, एक चुस्की लेने से पहले पहले तक जब उसकी कॉफी ठंडी नहीं हो गई थी, तब तक वह उसका वेट करती रही। किसी वेटेड, उसने वेट किया अंटिल, कब तक? जब तक कि उसकी कॉफी कूल्ड डाउन, जब तक कि उसकी कॉफी ठंडी नहीं हो गई थी। फिर हमें बताया जा रहा है कि वी डिडंट अराइव्ड, वी मतलब हम, डिडंट अराइव, हम नहीं पहुंचे, एट आर होटल, हम हमारे होटल तक नहीं पहुंचे, जब तक कि आफ्टर मिडनाइट। आफ्टर मिडनाइट का मतलब हो गया अंटिल आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद तक भी,
मिडनाइट के बाद तक भी हम नहीं पहुंचे थे कहाँ, हमारी होटल के अंदर, हमारी होटल के अंदर, हमें इसके अंदर ये बताया जा रहा है। फिर आगे बात की जा रही है, जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अंटिल, कब तक, जब तक कि योर नेक्स्ट बर्थडे फॉर ए न्यू बाइक, मतलब तुम्हें तुम्हारी नई बाइक के लिए अगले आने वाले बर्थडे तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें हमने नोट कर ली। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस थे। ठीक है, ये था टिल और अनटिल, जिसका कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों का यूज टाइम के लिए किया जाता है, और ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सर अनलेस। अब बात आती है अनलेस की। अनलेस का यूज किया जाता है कंडीशन के लिए। दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है, अनलेस और अनटिल में। अनलेस और अनटिल दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। इसका यूज किया जाता है विशेष रूप से टाइम के लिए। अनटिल का यूज विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है, टाइम के लिए। और अनलेस का यूज किया जाता है विशेष रूप से कंडीशन, कंडीशन बोले तो शर्त के लिए। ठीक है, जरा देखते हैं क्या हमको यहाँ पे शर्त बताई जा रही है। देखते हैं सेंटेंसेस में क्या बताया जा रहा है कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अनलेस मतलब यदि वह, इसका मतलब क्या निकलता है, यदि नहीं, यदि वह वर्क्स हार्ड नहीं करता है, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता है, तो ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होएगा। एकदम सही बात है, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास भी नहीं होगे। फिर हमारा अगला सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, देखते हैं कि सर ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। सेम सेंटेंस है, वह पास नहीं होगा जब तक नहीं ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा, या यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता है, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता है, तो ही विल नॉट पास, वह क्या नहीं होएगा, वह पास नहीं होगा। फिर हमें बता रहा है अनलेस ही लेबर्स हार्ड, फिर वही बात, यदि वह लेबर हार्ड नहीं करता है, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता है, तो क्या होगा, ही कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकता है इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, अपनी एनुअल एग्जामिनेशन में, अपनी वार्षिक परीक्षा में। ठीक है जी सर, ओके। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यदि तुम तुम्हारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, अनलेस यू टेक केयर, यदि तुम ध्यान नहीं रखते हो, ऑफ योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ का, तो यू विल कंटिन्यू टू सफर, तुम्हें क्या होना पड़ेगा, सफर होना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा। फिर हमें बताया जा रहा है अनलेस, हाँ, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वो वर्क हार्ड नहीं करता है, यदि वह वर्क हार्ड नहीं करता है, तो ही कैन नॉट पास, वह पास भी नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो, अनलेस, जब तक यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत नहीं करते। मतलब एक एक जैसे सेंटेंस आ रहा है, आप समझ चुके होंगे सारी की सारी बातें। अब अनलेस वाले में किस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर की तरफ देखिए आप। अनटिल का मतलब तो हमने पढ़ लिया कि सर नहीं होता है, समय के लिए आता है, और अनलेस का यूज किया जाता है सर कंडीशन के लिए, शर्त के लिए। याद रखिएगा, अनलेस वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, ना ही नेवर आएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, नॉट और नेवर का यूज नहीं करेंगे। जरा खुद देख लीजिए, क्योंकि अनलेस का मतलब खुद क्या होता है, अनलेस का मतलब खुद नॉट होता है। ये अनलेस का वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक, इसमें कहीं भी नोट नहीं आया, मतलब नोट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अनलेस वाला वाक्य है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी नोट नहीं है। ये अनलेस का वाक्य है, इसमें भी नोट नहीं है। ये वाला अनलेस का वाक्य है, इसमें भी नोट नहीं है। ठीक है जी, ये अनलेस का वाक्य है, इसमें भी आपको नोट कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये यहाँ तक अनलेस का वाक्य है। ठीक है, फिर ये ही आ गया, तो ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ इस वाले वाक्य में, अनलेस वाले वाक्य में नोट नहीं है, ये अनलेस का वाक्य यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब अनलेस वाले वाक्य में क्या नहीं आता है, नोट नहीं आता है। क्यों, अनलेस खुद नोट होता है। ठीक है जी, आइए सर, नो सुनर देन का यूज करते हैं। सर ये इसका क्या यूज है, इसका सीधा सीधा सा यूज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप इतना सा समझिए कि सर वाक्य के शुरू में अगर हमें नो सुनर दिखाई देता है, वाक्य के शुरू में अगर हमें नो सुनर दिखाई देता है, तो नो सुनर के बाद में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट के बाद में हमारी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब दिखाई देगी, है ना। इसको बोला जाता है इन्वर्जन, इंग्लिश में इसको इन्वर्जन कहा गया है, और आप इसको HSVO के नाम से भी जान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इस नो सुनर का जो जोड़ा बनता है आगे जाकर, वो बनता है THAN, ये वाला जोड़ा बनता है। अगर आपको कहीं भी THEN दिखाई देता है, या फिर WHEN दिखाई देता है, तो ये देन और ये जो वेन लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, गलत होगा। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, लिखा हुआ क्या है सुनिएगा। कि सर यहाँ लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि नो सुनर, ये देखिए, नो सुनर
फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। कि नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, कि मैं स्टेशन भी नहीं पहुंचा था, कि मैं स्टेशन भी नहीं पहुंचा था कि द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन क्या हो गई, ट्रेन रवाना हो गई थी, ट्रेन चली गई थी। ये इस तरीके का वाक्य आपको देखने को मिलेगा। नो सुनर के साथ में देन का जोड़ा हमें देखने को मिलता है। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। नो सुनर डज ही अराइव, कि वह पहुंचा भी नहीं था। नो सुनर डज ही अराइव, कि वह अराइव भी नहीं हुआ था, वह पहुंचा भी नहीं था, कि ही बिगिंस टू वर्क, उसने काम करना शुरू कर दिया, कि वो पहुंचा भी नहीं था कि उसने काम करना शुरू कर दिया। फिर हमें बताया जा रहा है नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, कि जैस मतलब नो सुनर डिड द थीफ, कि चोर ने पुलिस वाले आदमी को देखा भी नहीं था कि वह भाग गया, देखा भी नहीं था कि वह भाग गया, ही रैन अवे। तो नो सुनर का जोड़ा क्या हो रहा है कि सर नो सुनर का जोड़ा देन हो रहा है। आप सेंटेंसेस को देखते हुए चलिए, देखो एक दो तीन, ये दो तीन सेंटेंस है जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना था। देख लीजिए एक बार वापस में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ क्या दिख रहा है कि सर नो सुनर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर देन दिखाई दे रहा है, ये क्या है कि सर ये नीचे वाला भी नो सुनर है और यहाँ पर भी हमें देन दिखाई दे रहा है। तो नो सुनर का जोड़ा क्या होता है, देन होता है। नो सुनर के बाद में नियम क्या है, नो सुनर के बाद में आप सभी सेंटेंसेस में गौर कर लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब नजर आ रही होगी, और वर्ब के बाद में ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। इसके बाद में फिर आपको जोड़ने के लिए दूसरा वाक्य में देन दिया हुआ है, और इस देन के बाद में छोटा सा नियम है SHVO का, मतलब सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है SHVO, ये होता है नो सुनर देन। चलो सर, हार्डली स्केयरली में क्या पूछा जाता है, जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। हार्डली और स्केयर्सली, ये जो दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो एडवर्ब आपको दिखाई दे रही है, कौन कौन सी, ये वाली, एक तो हार्डली और एक आपको क्या दिखाई दे रही है, स्केयर्सली। इसका जोड़ा क्या बनता है, इसका जोड़ा बनता है वेन। क्या बनता है जी, वेन बनता है, ठीक है। वेन के अलावा अगर आपको कोई और दूसरा शब्द दिखाई देता है, वेन के अलावा, जैसे वेन के अलावा आपको THAN दिखाई दे सकता है, THEN दिखाई दे सकता है, तो ये देन भी गलत है, ये देन भी गलत है। आपको क्या दिखाई देगा कि सर हमें या तो वेन दिखाई देगा, या कभी कभी हमें बिफोर भी दिखाई दे देता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिफोर भी आपको नजर आ सकता है। जरा देखिए सेंटेंसेस में कि सर हार्डली या स्कैर्सली, और इसके बाद में नियम वही है HSV, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, बाकी का ऑब्जेक्ट। वेन या बिफोर हमें देखने को मिल सकता है इट बिगेन टू रेन, कि हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन स्कूल, कि वह स्कूल पहुंचा ही था, वह स्कूल मुश्किल से पहुंचा ही था, कि इट बिगेन टू रेन, क्या होने लग गई, उससे पहले पहले ही बारिश होने लग गई। फिर हमारा अगला सेंटेंस है हार्डली हैड द डॉक्टर रीच्ड, कि मुश्किल से डॉक्टर पहुंचा ही था कि द पेशेंट डाइड, पेशेंट क्या हो गया, डाइड हो गया। सभी में गौर करना, वेन या बिफोर आएगा, वेन या बिफोर आएगा, और हार्डली स्केर्सली के बाद में HSVO हमें देखने को मिलेगा। ये HSVO का सेंटेंस है, इसको हम इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी सर। आइए, हार्डली हैड सी लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल छोड़ा ही था, उसने मुश्किल से हॉस्पिटल छोड़ा ही था, मतलब वह मुश्किल से हॉस्पिटल से रवाना ही हुआ था कि तब तक ही इट बिगेन टू रेन, क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। फिर आई कैन हार्डली, अब गौर कीजिएगा सर इन तीनों वाक्यों में, यहां से देखना शुरू करो, ये वाला वाक्य, ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य, इन तीनों वाक्य के अंदर हार्डली शुरू में था, हार्डली क्या था, शुरू में था, मेनली शुरू में था। और यहाँ इस नेक्स्ट वाले वाक्य में हार्डली कहाँ है, इसमें सर ये वर्ब के जस्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो ये फिर हार्डली का जोड़ा वेन नहीं लेगा, इसमें सिर्फ हार्डली रहेगा, जिसके साथ में नोट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हार्डली का खुद का मतलब क्या होता है, मुश्किल या कठिनता से, मुश्किल या फिर कठिनता से। तो सर हमें बताया क्या जा रहा है कि आई कैन हार्डली वेट फॉर द फन टू बिगिन, कि फन को स्टार्ट होने तक मैंने उसका क्या करा, मुश्किल से वेट करा। फिर लिखा हुआ है ही हार्डली न्यू, वह मुश्किल से ही जानता था, वह मुश्किल से ही जानता था कि हाउ इट टेस्टेड, कि इसका स्वाद कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा था, वह मुश्किल से ही जानता था। आई कुड हार्डली बिलीव इट, मुझे मुश्किल से उस पर विश्वास था, आई कुड हार्डली बिलीव इट, मुझे उस पर मुश्किल से ही विश्वास था। वैसे ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे जो हार्डली आया है ये एडवर्ब है, यहाँ जो हार्डली आया है वो एडवर्ब है, यहाँ जो हार्डली आया है वो एडवर्ब। ये जो शुरू शुरू में हार्डली आया है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, ये शुरू शुरू में जो हार्डली और स्केर्सली आया है, और हार्डली और स्केर्सली के साथ
हार्डली और स्केर्सली के साथ में ये यहाँ पे जो वेन आपको दिखाई दे रहा है, देखो पहले वाक्य में ये वेन है, दूसरे ने पहले वाक्य में बिफोर है, पहले वाक्य में आगे जाकर आपको यहाँ वेन दिखाई दे रहा है, यहाँ इस वाले वाक्य में वेन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है हमें कंजंक्शन के रूप में नजर आ रही है। ठीक है जी सर, क्लियर हो गई सारी की सारी बातें? ओके, ये था हार्डली और स्केर्सली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमारा अगला जो कंजंक्शन या लिंकिंग डिवाइस हमें दिख रहा है वो हमारी तरफ है व्हाइल लिखा हुआ। व्हाइल के तीन अर्थ है, जब, जबकि और कभी कभी यद्यपि भी हमें देखने को मिलता है। यद्यपि का मतलब ऑल्दो, ALTHOUGH, इसका मतलब क्या हो गया? यद्यपि इसका मीनिंग हो गया। चलो देखते हैं जब के अर्थ में कौन कौन से सेंटेंस निकलते हैं व्हाइल से। कि आई रीड इट, मैं इसे पढ़ता हूं। आई रीड इट, मैं इसे पढ़ता हूं जब, मैं इसे पढ़ता हूं जब यू वर ड्राइंग योर हेयर, जब तुम तुम्हारे बाल सुखा रहे होते हो उस समय मैं इस चीज को पढ़ता हूं। आगे लिखा हुआ है आई फाउंड दीज फोटोज, मैंने इन फोटोज को पाया। कोई फोटोज मिली होगी उसे कि आई फाउंड दीज फोटोज, मैं इन फोटोज को पाता हूं, या इन फोटोज, इन मतलब ये फोटोज मुझे मिली कब? वेन, वेन मतलब जब, या वाइल मतलब जब, जब आई वॉज क्लीनिंग आउट, जब मैं साफ कर रहा था माई कबर्ड, जब मेरा कबर्ड पुराना जो एक तरीके से आप मान लो अलमारी जो मैं साफ कर रहा था, सब साफ करती अलमारी के अंदर मुझे ये सारी सारी फोटोज मिली। आई एम एक्टिंग एज डिप्टी ऑफिसर, मैं डिप्टी ऑफिसर की तरह काम करता हूं। मैं काम कर रहा हूं कि आई एम एक्टिंग एज डिप्टी, मतलब डिप्टी ऑफिसर, ऑफिसर होती है वो रैंक होती है, कि आई एम एक्टिंग एज डिप्टी, मैं डिप्टी ऑफिसर की तरह काम करता हूं। कब? वाइल, जब या वेन मतलब जब द बॉस इज अवे, जब बॉस चले जाते हैं कहीं दूर तब मुझे ये ड्यूटी निभानी पड़ती है। आई गेन्ड, मैंने प्राप्त किया। आई गेन्ड, मैंने प्राप्त किया। यहाँ लिखा हुआ क्या? आई गेन्ड, मैंने प्राप्त किया ए लॉट ऑफ वेट, मैंने बहुत सारा वजन ले लिया। वेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मेरी छुट्टियां पड़ी, छुट्टियां क्या, जब मेरे को जब लॉकडाउन लगा तो मैं खा खा के मोटा हो, मैं खा खा के क्या हो गया? मोटा हो गया। चलो सर, ये तो था वेन का अर्थ। अब देखते हैं यद्यपि, ऑल्दो का अर्थ क्या निकलता है। देखते हैं यद्यपि से क्या क्या मीनिंग निकलता है। कि योर वर्क, तुम्हारा काम, हैज इम्प्रूव, तुम्हारे काम में इंप्रूवमेंट हुआ है ग्रेटली, बहुत अच्छे तरीके से। देयर आर स्टिल सम, देयर आर स्टिल सम, देयर आर स्टिल सम एरियाज, है ना, दैट कंसर्न मी, कि अभी भी कुछ एरियाज है जिनके बारे में मुझे सोच करना है। यहां से अर्थ इसका निकालेंगे हम कि यद्यपि योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड, यद्यपि योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड ग्रेटली, कि यद्यपि तुम्हारे काम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, यद्यपि तुम्हारे काम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर भी देर आर स्टिल सम एरियाज, फिर भी कुछ एरियाज है, कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें कंसर्न में मुझे अभी भी सोच विचार करना पड़ेगा। फिर बताया जा रहा है अगला वाइल, वाइल शुरू में आ रहा है तो लगभग यद्यपि अर्थ निकलेगा कि वाइल यद्यपि आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट योर ऑफिसर, कि आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट योर ऑफर है, यद्यपि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, यद्यपि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, फिर भी आई एम अनेबल, मैं अनेबल हूं टू एट द प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन मैं अभी भी इस समय प्रेजेंट टाइम में इस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या हूं? थोड़ा सा अनेबल हूं। यद्यपि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा लेकिन फिलहाल नहीं। फिर हमें बताया जा रहा है कि वाइल आई एम रिलक्टेंट टू मेक ए फस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि यद्यपि आई एम रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के, अनविलिंगली, कि यद्यपि मैं बिना इच्छा के हूं टू मेक ए फस, की तुमसे बात का बतंगड़ बनाना, तुमसे बकवास करना या तुमसे झगड़ा करना या तुमसे बात करने में अभी मैं अनिच्छुक हूं, फिर भी आई फील, मैं महसूस करता हूं कि आई रियली मस्ट कंप्लेन, मुझे तुम्हारी शिकायत तो करनी ही करनी चाहिए। यद्यपि मैं अभी तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा, यद्यपि मैं तुम्हारी अभी शिकायत नहीं कर रहा, फिर भी मेरी इच्छा है, मैं महसूस करता हूं कि मुझे तुम्हारी शिकायत तो करनी ही चाहिए। चलिए सर, जबकि का क्या अर्थ निकलता है देखते हैं कि टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, तुम्हें पता है एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, जो बाहर अधिकतर लोगों से घुलता मिलता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, सोशियलिस्ट को एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। कि टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, कि टॉम नाम का बंदा बहुत ज्यादा सोशियल है, टॉम नाम का बंदा बहुत ज्यादा क्या है? सोशियल है, सामाजिक है, एंड कॉन्फिडेंट रहता है। वाइल, जबकि, कि टॉम तो बहुत ज्यादा सोशियल है, जबकि किट्टी इज, ये इज है,
जबकि किट्टी इज शाई, किट्टी नाम की जो लड़की है बहुत ज्यादा शर्मीली है एंड क्वाइट है, बड़ी ही चुप रहने वाली से है, म्यूट है, MUT, म्यूट है, बड़ी शांत रहती है। आइए कि वॉलनट इज ए हार्ड वुड, हमें बताया जाता है कि वॉलनट की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही कठोर होती है, जबकि वाइल मतलब जबकि जो पाइन ताड़ के जो पेड़ होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। जबकि के अर्थ निकल रहा है आपकी बात कि सर ही लाइक्स फुटबॉल, उसको फुटबॉल पसंद है, जबकि उसको फुटबॉल पसंद है, जबकि आई प्रीफर रग्बी, मुझे रग्बी गेम पसंद है। आई गेट 25 डेज हॉलीडे ए ईयर, मुझे एक साल के अंदर, क्या बताया जा रहा है, मुझे एक साल के अंदर 25 दिन की छुट्टियां मिलती है, जबकि सी गेट्स ओवर 50, उसको 50 दिन की छुट्टियां मिलती है। कि मुझे 25 दिन की छुट्टियां मिलती है, जबकि उसे कितने दिन की छुट्टियां मिलती है, उसे 50 दिन की छुट्टियां मिलती है। इस तरीके के कुछ वाक्य हैं जो आपको देखने थे। तो सर वाइल के कितने अर्थ हुए कि सर वाइल के हमारे पास में 3 अर्थ हुए, और 3 अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ निकलता है, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, जब के बाद में हमने पढ़ा जबकि, जबकि के बाद में हमने पढ़ा यद्यपि। ये हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन है। अब चलते हैं सर वेयर और वेयर एवर का मतलब क्या निकलता है। कि सर वेयर का मतलब निकलता है जहां, वेयर का मतलब क्या निकलता है, जहां, और वेयर एवर का मतलब जहां तक, वेयर मतलब, वेयर एवर का मतलब जहां तक या जब तक। देखते हैं क्या अर्थ निकलता है कि वी कैन गो, हम जा सकते हैं, वी कैन गो, हम जा सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, वी कैन गो, हम जा सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम्हारी इच्छा पे, वेयर यू लाइक, जहां तुम पसंद करते हो वहां तक हम जा सकते हैं, जहां तुम पसंद करते हो वहां तक हम जा सकते हैं। और सेंटेंस देखते हैं, वेयर एवर पॉसिबल, जहां तक संभव है, वेयर एवर पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, जहां तक संभव है। आई यूज हनी, मैं शहद का यूज करता हूं शुगर का यूज करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ, ये प्रेपोजिशनल एक फ्रेज है, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, कि शुगर का यूज करने के बजाय जहां तक पॉसिबल है मैं हनी का यूज करता हूं। कि सर ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, हिज जॉब टेक्स हिम, जहां कहीं भी उसकी जॉब उसको लेकर जाती है वहां उसे जाना पड़ता है, जहां कहीं भी। लिखा हुआ है सोल्जर्स मस्ट गो, सोल्जर्स को जाना चाहिए, सोल्जर्स को जाना चाहिए, वेयर एवर, जहां कहीं भी, द आर्मी असाइंस देम, जहां कहीं भी आर्मी के जो आदमी हैं उनको असाइन करते हैं, उनको लेकर जाते हैं, वहां भी सोल्जर्स को जाना चाहिए। मतलब सोल्जर्स को जाना ही चाहिए जहां उनकी आर्मी उनको लेकर जाती है, जहां उनकी आर्मी उनको जॉब में लगाती है। नो वन नो, कोई नहीं जानता है, देखिएगा रिक्तिस्थान का सेंटेंस है कि नो वन नो, रेने मार्टिनेट का क्वेश्चन है कि नो वन नो, कोई नहीं जानता है कि वेयर ही वेंट, वो कहाँ गया है, कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ गया है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, वेयर, कि कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ पर गया है। ये इस तरीके से वेयर और वेयर एवर का यूज हमें करना होता है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं ऑल्दो, दो, ऑल्दो और येट। सुनिएगा मेरी बात कि सर हमें पता है कि ALTHOUGH, ऑल्दो का और THOUGH, ऑल्दो और दो का जो जोड़ा होता है वो आगे जाकर हमें यट मिलता है, और यट नहीं मिलता है तो हमें कोमा मिलता है। ठीक है सर। और अगर वाक्य के बीच में ऑल्दो आए, ALTHOUGH, वाक्य के बीच में ऑल्दो या वाक्य के बीच में अगर दो लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब निकलता है बट। इसका मतलब क्या निकलता है, बट, या इसका मतलब आप यद्यपि भी मान सकते हैं। ये कुछ इनके अर्थ हैं, जरा हम सेंटेंस से समझते हैं, सेंटेंस हमें क्या दिखाता है देखते हैं एक बार। चलिए सर स्क्रीन पे स्टार्ट कर रहा हूं, लिखा हुआ है दो, यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि वो बंदा पुअर है, फिर भी, यट का मतलब फिर भी ही ऑनेस्ट, ही ऑनेस्ट भी हो सकता है, ही इज ऑनेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, कि यद्यपि वो बंदा पुअर है फिर भी बंदा क्या है, ऑनेस्ट है। चलो देखते हैं दूसरा सेंटेंस कि सर दो, यद्यपि ही इज पुअर, वो पुअर है फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह है ईमानदार है। लिखा हुआ है ऑल्दो, ऑल्दो मतलब यद्यपि, ही इज इंटेलिजेंट, बंदा इंटेलिजेंट है, यट फिर भी ही इज सिंपल, वो क्या है, सिंपल है। कि सर आई सेल नॉट मीट हर, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, यद्यपि सी कम्स, यद्यपि वह आती है, यद्यपि वह आती है, यद्यपि वह आती है फिर भी मैं उससे नहीं मिलूंगा, ऐसे बताया जा रहा है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन
ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। हमें बताया जा रहा है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। यद्यपि ही पुअर, यद्यपि ही पुअर का मतलब ही इज पुअर, यद्यपि वह एक पुअर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, फिर भी वह क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। ऑल्दो द रूम इज बिग, यद्यपि रूम बड़ा है, फिर भी आई वॉन्ट होल्ड ऑल दैट फर्नीचर, फिर भी ये जो सारा का सारा फर्नीचर है, इस फर्नीचर को मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, इस फर्नीचर को मैं रख नहीं पा रही हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा आप। ये होता है ऑल्दो और दो का जुड़ा। अब बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की। इस कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, समझाने की। और हमारी ये जो सीरीज हम लेके आए हैं 2022 रीट का जो इंग्लिश का पेपर है, इस पेपर को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो आपका साथ बना रहे, फटाफट से आप क्लास को शेयर करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और कैंडिडेट तक ये बात पहुंच पाए कि इंग्लिश बैकबोन चैनल को हम एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में पूरी की पूरी इंग्लिश की तैयारी करवाएगा। और आप विश्वास करिए, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। अभी मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों का जो साथ है वो कमेंट के माध्यम से मुझे दिख जाना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।